कहानी की शुरुआत मोहल्ले के उसी ड्रामे से होती है जहां अनिल के पास से मिले पैसे देखकर सूरज और घरवालों को यह पता चल जाता है कि अनिल खुद यह सब नहीं कर रहा बल्कि किसी के कहने पर ऐसा कर रहा है। नोटों को देखकर सूरज अनिल की गर्दन पकड़ लेता है और पूछता है, तुझे यह पैसे किसने दिए? अनिल की हालत खराब हो चुकी है। वह सच उगलने ही वाला होता है कि तभी भीड़ में से एक अनजान आदमी उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फेंकता है। अनिल वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सूरज तुरंत अपने दोस्त बंटी से उस आदमी को पकड़ने को कहता है। बंटी पीछा करता है, उसे दबोचता है और घसीटते हुए सूरज के पास लाता है। उस आदमी के चेहरे पर भय साफ दिखाई देता है। सूरज और अरविंद जी उसे पुलिस की धमकी देते हैं तो वह डर के मारे कहता है, मुझे मत मारो, मुझे गुलाब सिंह ने अनिल का मुंह बंद करने के लिए भेजा है। यह नाम सुनते ही वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। सूरज के पास पहले से ही अनिल के फोन में गुलाब सिंह के मिस्ड कॉल्स दिखाई दे चुके थे। अब इस आदमी की गवाही ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। गुस्से में सूरज पुलिस को बुलाता है और अनिल को हथकड़ी पहनवाता है। फिर वह ईशा और अरविंद जी के साथ गुलाब हवेली पहुंचता है। हवेली का माहौल अचानक गर्म हो जाता है। पहली बार सूरज गुलाब सिंह के सामने इतने गुस्से में खड़ा होता है। वह अनिल की जेब से मिले पैसे और उस गुंडे को गुलाब सिंह के सामने पेश कर देता है। सूरज दहाड़ता है, पैसे आपने दिए, मेरी पत्नी को बदनाम आपने किया और अब उसे मारने के लिए गुंडा भी आपने भेजा। क्यों किया आपने ऐसा? गुलाब सिंह हैरान रह जाता है और उस गुंडे को पहचानने से इनकार कर देता है। मैं इस आदमी को नहीं जानता। असल में यह बंधिया की चाल थी। उसने उस गुंडे को पैसे देकर पहले ही सिखा दिया था कि पकड़े जाने पर सिर्फ गुलाब सिंह का नाम लेना है। बंधिया ने खेल ऐसा रचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सूरज पूछता है, फिर आप अनिल को बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? उसके फोन में इतने मिस्ड कॉल्स क्यों हैं? गुलाब सिंह शांति से जवाब देता है, तुम गलत समझ रहे हो। अनिल मेरा दामाद होने के साथ साथ मेरे बिजनेस का एक प्रोजेक्ट भी संभाल रहा है। मैं उसी सिलसिले में उसे कॉल कर रहा था। उसका मेरी बेटी ईशा के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद अपनी बेटी के दोषियों को ढूंढ रहा हूं। सूरज को शांत करने के लिए गुलाब सिंह इमोशनल कार्ड खेलता है। याद करो, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में मदद की थी। मैं ईशा का पिता हूं। क्या कोई पिता अपनी बेटी को पूरे समाज में बदनाम करेगा? गुलाब सिंह की बातें दमदार थी, लेकिन सूरज का दिल मानने को तैयार नहीं था। कानून सबूत मांगता है। सूरज के पास गुलाब सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। पुलिस भी कहती है कि सिर्फ इल्जाम से कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बंधिया, जो छुपकर यह सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। पुलिस चली जाती है और सूरज, ईशा और अरविंद जी खाली हाथ मायूस होकर लौटते हैं। लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल हैं। घर लौटने के बाद भी वे सोच में डूबे रहते हैं, समझ नहीं पा रहे कि असली दुश्मन कौन है। अगले दिन सुबह महाशिवरात्रि के पावन मौके पर ईशा और सूरज मंदिर जाते हैं। ईशा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, जिसने भी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, उसका सच सबके सामने ला दीजिए। ईशा को लगता है कि यह सब रिया की शादी तोड़ने के लिए हुआ है। उसे भनक नहीं है कि बंधिया यह सब उसे सूरज से दूर करने और पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कर रही है। उधर हवेली में बंधिया डरी हुई है। सूरज ने गुलाब सिंह का कॉलर पकड़ते देखा था और उसे लगा कि सूरज ईशा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बंधिया सोचती है कि इससे पहले कि सूरज मुझ तक पहुंचे और मेरा राज खुले, उसे ईशा का मामला खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में जब ईशा अकेली होती है, बंधिया अपना चेहरा कंबल से छुपाकर हाथ में बड़ा चाकू लेकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ईशा की जान खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भोलेनाथ अपनी भक्त ईशा की रक्षा करेंगे। क्या सूरज समय रहते बंधिया को रोक पाएगा या वार सफल हो जाएगा? अगर आप सच जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ईशा की जान कैसे बचती है, तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड मिस न करें।